नहीं नहीं ऊपर वाले, हर बार इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों होता है? नीचे गिरकर महक आंखें बंद करते हुए बोली थी। उसकी बात पर अफ़ान जो अपना कंधा सहला रहा था, झटके से उठ बैठा था। रिश्ता पक्का हो गया है तुम्हारा, शादी होने वाली है। अब तो अपने अंदर जरा कुछ तमीज और गंभीरता ले आओ। अफ़ान दांत पीसते हुए, मैंने अब क्या किया है? वो मुंह बनाते हुए बोली थी। तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अफ़ान ने गुस्से से कहा था। महक शर्मिंदगी से अफ़ान खान ज़दा को देखने लगी। मुझे लगा था कि आफरीन है। वो खड़े होकर नजरें झुकाती हुई बोली थी। अगर आफरीन भी थी तो तुम क्या इस तरह कूदोगी? उस बेचारी की तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। शादी होने वाली है तुम्हारी, अब तो अपने दिमाग के अंदर अकल ले आओ। ये सब शादी के बाद नहीं चलेगा। अफ़ान खान ज़दा ने सीरियसली कहा था। जाने क्यों आज उस पर गुस्सा करने का दिल नहीं किया था, इसलिए न जाने क्यों खुद ब खुद अंदाज में नरमी आ गई थी। हमेशा की तरह वो उसका नाम लहजा दिखाते हुए फैली थी। कुछ दिन की मेहमान हो भाई, फिर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आप मेरी यही हरकतें याद करेंगे। अफ़ान खान ज़दा का लहजा देखकर वो आम दिनों की निस्बत आज लाड से बोली थी, तो अफ़ान के दिल में कुछ बुरी तरह चुभा था। याद तो शायद हमेशा ही रहने वाली थी, और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हुई कि तुम मुझे याद आओगी? एक बार तुमसे जान छूट जाए, फिर मैं मुसीबत टलने के सदके दूंगा। अफ़ान गंभीरता से बोला था, जबकि ये बात महक को बहुत बुरी तरह दिल पर लगी थी। वो एक नज़र अफ़ान को देखकर उसकी बराबर में से निकलने ही लगी थी जब अफ़ान ने उसे रोका था। अफ़ान को उसकी खामोशी से यूं चले जाना कुछ अच्छा नहीं लगा था। दिल किया वो थोड़ी देर और बहस करे, जैसे हमेशा किया करती थी। चुप क्यों हो गई? क्या हो गया? आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं भी आपको पसंद नहीं करती। मेरा मतलब, आपकी डांट को मैंने हमेशा आफरीन की तरह आपको अपना भाई ही समझा है, मगर आपने कभी मुझे आफरीन की तरह अपनी बहन नहीं समझा। वो अफसोस से कहती हुई कमरे से निकल गई। महक की इस बात पर अफ़ान के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट फैली थी। बिल्कुल ठीक कह कर गई थी वो। अफ़ान ने सच में उसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं था। नींद तो अब आनी नहीं थी, इसलिए वो आफरीन के कमरे से निकल गया था। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है शबीना, जो तुमने सबको जमा कर लिया है? नसीम साहब ने डरते डरते पूछा था। अपनी वाइफ से उन्हें हमेशा डर ही महसूस होता था। कमरे में दादाजी के साथ मरियम, सलमान, सभी लोग मौजूद थे। शबीना बेगम ने सबको जमा तो कर लिया था, मगर अब बात कैसे करें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद को बोलने के लिए तैयार भी कर लिया था। मैं यहाँ पर अपने अफ़ान के लिए बात करने आई हूँ। परसों राबिया महक का रिश्ता मांग कर गई है, और आप सब लोगों ने हाँ कर दी थी, बिना किसी से राय मशवरा किए। मगर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मैंने महक को हमेशा अपने अफ़ान के लिए देखा है। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप लोग महक के रिश्ते के लिए इतनी जल्दी करेंगे, तो मैं पहले ही रिश्ता मांग लेती। शबीना बेगम की ये बात कहने पर सब लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे थे। दादाजी के माथे पर बल पड़े थे। महक पर पहला हक मेरा है अब्बा जी। अफ़ान आपका खून है, उससे ज़्यादा अहमियत आप अपने नवासे को नहीं दे सकते। शबीना बेगम डायरेक्ट इमोशनल ब्लैकमेल पर आई थी। शबीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बकवास कर रही हो? नसीम साहब हल्की आवाज़ में गुर्राए थे जब शबीना बेगम ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया था। ये बात आप पहले ही कर लेती भाभी, अब हम राबिया को ज़बान दे चुके हैं। सलमान साहब ने अफसोस से कहा था। हाँ तो क्या हुआ? हाँ नाम भी तो बदल सकती है ना सलमान, रिश्ता ही हुआ है, अभी शादी तो नहीं हुई। और वैसे भी अपने खानदान के अंदर ही बात हुई है, कहीं बाहर भी नहीं, और राबिया भी समझ जाएगी। शबीना बेगम ने अपना फैसला सुनाया था। बहू, अपना दिमाग ठीक करो। अफ़ान हमारी जान है, मगर हम एक बार अपनी ज़बान देने के बाद मुकरते नहीं हैं। हम महक का रिश्ता फैज़ान से तय कर चुके हैं। जहाँ पर तुम राबिया को समझदारी का इशारा दे रही हो, वहाँ तुम खुद को समझदार करो और दोबारा ऐसी बात सोचना भी मत। दादाजी ने अपना सर झटका था, और वहीं नसीम साहब भी अपनी वाइफ को देखते हुए अफसोस से कमरे से निकल गए थे। शबीना बेगम आंसू पोंछते हुए कमरे में आई थी। मिल गया सुकून बेइज्जती करवाकर। कितना समझाया था मैंने तुम्हें शबीना कि यह ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। आफरीन के रिश्ते के लिए तुमने अफ़ान का रिश्ता पेश कर दिया वहाँ पर।
रिश्तों का लिहाज ही खत्म हो गया है तुम्हारे अंदर से। गुस्से से कहते हुए नसीम साहब कमरे से निकल गए थे, जबकि एक और दुख शबीना बेगम के साथ जुड़ गया था कि फैजान की अहमियत उनके बेटे से ज्यादा थी। 2 दिन बाद राबिया फुप्पो दोबारा आई थी, महक और फैजान की शादी की तारीख लेने के लिए, और इस बार शबीना बेगम ने सलाम तो दूर, कमरे से निकलकर उनसे मिलने तक की जरूरत नहीं की थी। बस तो फिर मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, अब आप मेरी महक को मुझे दे दीजिए। इसी महीने की आखिरी तारीखों में शादी की डील फाइनल कर लूं। राबिया फुप्पो ने दोबारा कहा तो सब लोग मुस्कुराने लगे। महक उनके पास बैठी थी। अफ़ान खानज़दा उसे ही देख रहा था। वो शर्मा रही थी। ये रूप तो उसने महक का पहली बार देखा था। तुम कितने खामोश बैठे हो अफ़ान? फुप्पो ने उससे पूछा था। मैं तो हमेशा से ही खामोश रहता हूँ फुप्पो, अफ़ान खानज़दा ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसकी बात पर महक ने मुंह टेढ़ा किया था, और ये बात अफ़ान ने भी देखी थी। सबकी मर्जी से शादी तय हो चुकी थी और अगले ही दिन से भी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तुम यूनिवर्सिटी जाते हुए अपने बैग में कब से लिपस्टिक वगैरह रखने लगी? महक से कमरे में आती हुई आफरीन ने पूछा था। कितने ही दिनों बाद आफरीन महक के कमरे में आई थी। हल्के आराम से बोल पागल, कोई सुन लेगा। वो मेरी शादी होने वाली है ना, तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, तो हम यूनिवर्सिटी बंक कर कर वहां जाएंगे, महक खुशी से कह रही थी, जबकि आफरीन के माथे पर बल पड़े थे। तुम्हारी शादी होने वाली है महक, अब तो कुछ अकल का इस्तेमाल कर लिया करो। ये छुप छुप कर बाहर जाने वाली हरकतें अब छोड़ दो। किस तरह अपना घर बसाओगी? अब आफरीन ने उसे डांटते हुए कहा था। महक के माथे पर भी बल पड़े थे। जब मैं तुम्हारे साथ छुपकर जाया करती थी, जब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं हुआ करता था, अब बहुत एतराज हो रहा है। महक के पूछने पर आफरीन ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी बात अलग है, वो तुम्हारी फ्रेंड्स वो अलग। एक तो समझ नहीं आता, तुमने इतनी बिगड़ैल और अमीरजादी लड़कियों से दोस्ती कर रखी है। क्यों? न वो खुद कभी आबाद होंगी और ना ही तुम्हें होने देंगी, आफरीन गुस्से से बोली। तो महक ने बैग बेड पर फेंका। आखिर तुम लोगों को मुझसे परेशानी क्या है? तुम्हारा भाई मेरे सर पे परेशानियां बढ़ने के लिए कम है, जो तुम अब भी मुझे लेक्चर दे रही हो, महक ने बहुत बदतमीजी से कहा था। मेरे भाई के बारे में बदतमीजी से बात करना बंद करो, वही गलत है जो तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं, आफरीन गुस्से से बोली थी। आजकल उसे महक बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। ओ अच्छा, तो मैं जाहिल हूँ, तो तुम क्यों मुझ जैसी जाहिल के पास अपना मतलब निकलवाने के लिए आई थी? और मेरे ऊपर मेहरबानी करो, अपने भाई से कहो वो मुझे हमदर्दी ना करे, और तुम्हें भी मेरे साथ हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे गुजारूँ। आफरीन से ये कहते हुए वो बेड से अपना बैग उठाते हुए कमरे से निकलने लगी थी कि तभी रुकी और पलटकर देखने लगी तो आफरीन उसे ही देख रही थी। तुम्हें शौक है आफरीन, घर वालों से परमिशन लेकर बाहर जाने का? तुम गुजारो अपनी जिंदगी गाय और बैल की तरह दूसरों की मर्जी पर। मुझे कल भी जिंदगी आज़ाद पसंद थी, और मुझे कल को भी जिंदगी आज़ाद ही चाहिए, महक इतराते हुए बोली तो आफरीन ने उसे घूर कर देखने लगी। मुझे फिक्र तुम्हारी नहीं महक, मुझे फिक्र फैजान की हो रही है, जो तुम जैसी लड़की से शादी कर रहा है। आफरीन के जहर उगलने पर महक जोर से हंसी थी। ओ परवाले, चलो ठीक है, ये भी पता चल गया मुझे, लेकिन तुम उसकी फिक्र करना बंद कर दो। उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। अब समझ आया मेरी कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रही थी। महक मुस्कुराती हुई ये कहकर कमरे से निकल गई थी, जबकि आफरीन वहीं बेड पर बैठे चेहरा अपने हाथों में छुपा गई थी। शबीना बेगम जो कमरे से बाहर से गुजर रही थी, वो आफरीन के रोने की आवाज़ सुनकर रुकी थी। वो महक के कमरे में आफरीन को देखकर हैरत से अंदर आई थी। आफरीन, तुम यहाँ, और रो क्यों रही हो? क्या हुआ? शबीना बेगम ने परेशान होते हुए पूछा था। उनके पीछे ही अफ़ान भी कमरे में आया था। मम्मी, वो मुझे फैजान से मेरी मोहब्बत का ताना देकर गई है, आफरीन रोते हुए अपनी माँ के सीने से लगी थी। उसने पीछे खड़े अफ़ान को नहीं देखा था। तुम उसके कमरे में आई ही क्यों? शबीना बेगम ने गुस्से से पूछा था। मैं उसके कमरे के आगे से निकल रही थी, मैंने देखा तो वो अपने बैग में मेकअप का सामान रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैं यूनिवर्सिटी बंक कर कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। मैंने सिर्फ उसे मना किया था क्योंकि उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म की है। उसने अपनी माँ से कहते हुए पीछे खड़े अफ़ान को देखा था।
अफ़ान को ये सुनकर गुस्सा आया था। इसकी आवारगी तो मैं आज ही बंद करवाऊंगी। अब्बा जी से बात करूंगी कि जब तक इस घर में है तो इज्जत से गुजार ले, फिर चाहे बाहर जाकर मुंह काला करे या कुछ भी करे। इसकी बदमाशियों पर लोग मेरी बेटी पर भी उंगली उठाएंगे। शबीना बेगम कहती हुई गुस्से से खड़ी हुई थी। अफ़ान उनके पीछे उनको रोकने गया था। इत्तेफाक से राबिया बेगम और मरियम बेगम भी वहीं पर थी, तो ये देखकर शबीना बेगम के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट आई थी। एक तीर से दो निशाने। उन्होंने उन लोगों के सामने ही अब्बा जी को बुलाकर महक की हरकतें बताई थी। ये सुनकर मरियम बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उनका दिल किया था अगर महक उनके सामने होती तो उसका मुंह तोड़ देती, जबकि राबिया बेगम के माथे पर भी बल पड़े थे। आप समझाइए मरियम भाभी महक को, अच्छी और शरीफ लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं किया करती। ऐसे तो शादी के बाद भी वो अपनी मनमानी करेगी। राबिया बेगम ने अफसोस से कहते हुए कहा तो मरियम बेगम शर्मिंदगी से अपने हाथ मसलने लगी। मनमानी? राबिया बेगम, तुम तो अब खैर मनाओ। फैजान की सारी जिंदगी अब इन्हीं फिक्रों में गुजरने वाली है। शबीना बेगम नफरत से कहती हुई किचन में चली गई थी। मरियम बेगम गुस्से से अपने होठ मींच गई थी। कल तक तो शबीना बेगम महक पर अपना हक जमाकर उसको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थी, और मकसद इतना पूरा होने पर अब जहर उगल रही थी। फिक्र मत करिए फुप्पो, अभी छोटी है वो, शादी होने के बाद सब समझ जाएगी। अफ़ान के कहने पर राबिया फुप्पो ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अफ़ान, तुम लेने जाओ, वो घर आ जाए तो मैं खुद उससे बात करूंगा, दादाजी ने गुस्से से कहा था। तो अफ़ान घड़ी में टाइम देखने लगा। आज उसे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। वो एक पल के लिए भी फ्री नहीं था। ठीक है दादाजी। वो अदब से उनके आगे सर झुकाकर उनकी बात मानते हुए बाहर निकला था। अफ़ान खानज़दा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? पानी पीती हुई महक ने झटका लगने पर पूछा था। उसकी दोस्त ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। ये तुम्हारा वही कजिन है ना जो उस दिन आया था कॉलेज में? उसकी फ्रेंड के कहने पर महक ने उधर उधर देखा था। फिर गाड़ी की लेफ्ट साइड खड़े अफ़ान को देखकर उसके हाथ में पानी की बोतल गिरते गिरते रह गई थी। हे ऊपर वाले, फिर परेशानी से कहती हुई वो जल्दी से टिश्यू पेपर निकालकर अपने लिपस्टिक साफ करने लगी थी। ये क्या कर रही हो तुम महक? उसकी दोस्त ने हैरत से पूछा था। चुप करो यार, महक परेशान होते हुए बोली थी और फिर आंखों से काजल साफ करने लगी। सीरियसली महक, तुम अपने कजिन के डर से अपना मेकअप साफ कर रही हो? हे ऊपर वाले, इंसान को इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे घर में भी सब लोग एजुकेटेड हैं, फिर उसके बाद इतनी ढकियानुसी सोच क्यों है सबकी? बस है मेरी बदकिस्मती, अब इसके लिए मैं लड़ नहीं सकती। ये कहते हुए महक ने जल्दी से अपने गालों से ब्लश भी साफ किया था। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए महक। अगर तुम आज नहीं लड़ी तो कल को शादी के बाद भी तुम दबकर रह जाओगी, उसकी दोस्त ने गुस्से से कहा था। महक ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपने बाल सही से बांधकर चादर लपेटकर हल्के हल्के कदमों से गाड़ी से निकलकर अफ़ान की गाड़ी तक आई थी। उसकी फ्रेंड माथे पर बल डाले गाड़ी के अंदर बैठे ये सब देख रही थी। पानी की बोतल जो गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी वो लड़खड़ाकर नीचे गिरी थी। महक ने बड़ी धीमी आवाज में अफ़ान को सलाम किया था। अफ़ान ने उसका सलाम का जवाब देने के बाद गाड़ी में बैठने का इशारा किया था। महक गाड़ी में बैठने लगी थी, मगर कदम वहीं पर रुक गए जब उसने अफ़ान को उसकी फ्रेंड की गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखा। तो अफ़ान को अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए देखकर उसकी फ्रेंड भी गाड़ी से बाहर निकल आई थी। महक हड़बड़ाकर जल्दी से अफ़ान के पीछे गई। मैंने महक से कहा था, लेकिन महक ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं डायरेक्ट आपसे कह रहा हूँ, आप महक से दोस्ती नहीं रखोगी, ना वो आपके साथ कहीं आएगी और ना ही जाएगी। आप महक से दूर रहना, वरना मजबूरन मुझे एडमिन के पास जाना पड़ेगा, अफ़ान ने सख्ती से कहा था। महक की फ्रेंड के गुस्से से माथे पर बल आए थे। बच्ची नहीं है महक, बालिग है, उसको भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है। आप महक को तो अपने इशारों पर चला सकते हैं, मगर मुझे नहीं चला सकते। अफ़ान गुस्सा होते हुए मेज गया और फिर हाँ में हिलाते हुए पीछे पलटा था। तो महक उसके पीछे ही खड़ी थी। अफ़ान ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी की फ्रंट सीट पर धक्का दिया था। ये सब कुछ उसकी फ्रेंड गाड़ी के बाहर खड़ी हुई देख रही थी। अफ़ान ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। महक का चेहरा अब तक गुस्से से लाल हो चुका था। महक की बर्दाश्त की हद पार हो रही थी।
पहले घर पर वो आफरीन की बातें और ये अब अफ़ान का हक जताना, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अफ़ान भाई। पहली बार उसने अफ़ान के सामने ऐसी बात की थी। अफ़ान ने चौंक कर उसे देखा। गुस्सा तो पहले ही उसे बहुत आ रहा था, ऊपर से महक की इस बात ने आग लगाई थी। मेरी बहुत गलत सोच थी तुम्हारे बारे में। मैं सोच रहा था कि तुम मोहब्बत से बदल जाओगी, लेकिन मैं गलत था। मत सोचिए आप मेरे बारे में प्लीज़। थक गई हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है। मैं इसको जैसे चाहे गुजार सकती हूँ। आप कौन होते हैं मेरे ऊपर यूँ हुक्म चलाने वाले? आप मेरे बाप नहीं हैं। महक इंतहाई गुस्से में बोली थी, जबकि अफ़ान के अल्फाज गले में ही अटक गए थे। महक ने इतनी बदतमीज़ी अफ़ान से पहली बार की थी। वो खुदगर्ज़ ज़रूर थी, मगर बदतमीज़ कभी नहीं थी। महक, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम किससे क्या बात कर रही हो और किस अंदाज में कर रही हो? अफ़ान ने दाँत पीसते हुए पूछा था। मुझे पता है, मैं अफ़ान खानज़दा से बात कर रही हूँ। मैं आपकी मोहब्बत इज़्ज़त करती हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में कोई टांग अड़ाए तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसके साथ मत बैठो, उससे बात मत करो। ये हक आपको किसने दिया कि आप मेरी दोस्तों की इंसल्ट करें? वो अब अफ़ान से लड़ने लगी थी और अफ़ान के पास अब अल्फाज नहीं बचे थे। अगर वो और कुछ कहता तो महक और ज़्यादा बदतमीज़ी करती। अफ़ान को अपनी पसंद पर बहुत अफसोस हो रहा था। गाड़ी घर के सामने रुकी तो अफ़ान ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली थीं। गाड़ी रुकते ही महक गाड़ी से बाहर निकली। घर के अंदर जैसे ही गई तो सामने ही दादाजी, राबिया फुप्पो, मरियम बेगम ये सब सामने ही बैठे थे। मरियम बेगम उसे देखते ही खड़ी हुई और उसके पास आईं। मम्मी, आप अफ़ान भाई से कह दीजिए कि वो मेरे किसी भी मामले में ना बोलें। आज उन्होंने मेरी दोस्त को उसने इतना ही कहा था जब मरियम बेगम का ज़ोरदार थप्पड़ उसके अल्फाजों को वही रोक गया था। गाल पर हाथ रखे वो नासमझी से मरियम बेगम को देखने लगी थी। मरियम बेगम ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसको कमरे में ले गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती महक? अब तुम इस तरह नाक कटवाओगी मेरी, इस तरह जलील करवाओगी मुझे? यूनिवर्सिटी बंक कर कर तुम कहाँ जाती हो? मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम यूनिवर्सिटी बंक करती हो और बाहर आवारा लड़कियों की तरह घूमती हो, बदमाशियाँ करती हो। मरियम बेगम चिल्लाई तो महक आंखों में आंसू लिए उन्हें देखती रही। तो अब आप भी मम्मी आफरीन और अफ़ान भाई की ज़बान बोलेंगी? जहर उगलने के लिए सिर्फ शबीना ताई की ज़बान काफ़ी नहीं है क्या? मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं बाहर चली भी गई तो कौन सी कयामत आ गई। ज़माना बदल चुका है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है मम्मी। अगर आप भी चूल्हा चौका करने वाली औरतों से बाहर निकले तो आपको पता चलेगा कि दुनिया किस कदर खूबसूरत है। तुम? मरियम बेगम हैरान होकर उसे देखती रह गई। महक, मैंने तुम्हारी परवरिश इतनी आज़ाद होकर नहीं करी थी। ये कहते ही मरियम बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने गहरी सांस ली, आंसू साफ करते हुए खड़ी हो गई। महक का हाथ पकड़कर बोली, आज़ादी बुरी चीज़ नहीं है मम्मी, आज़ादी हमारा हक है। वो दौर गया अब जब औरतों को जानवरों की तरह घर में बांधकर रखा जाता था। अब की औरतें इस काबिल हैं कि मर्दों से कंधा मिलाकर चल सकें, लेकिन हमारे घर के मर्द ये करने को तैयार ही नहीं। सबकी नीच सोच ही है। अभी महक ने इतना ही कहा था कि जब मरियम बेगम ने एक और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। अपनी बकवास बंद करो महक, मैं और बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारी। जो लड़कियां तुम्हारी तरह हो जाती है ना, फिर उनकी लाश ही मिलती है, टूटी फूटी दरिंदगी का निशाना बन जाती है। और फिर जितना ही मॉडर्न ज़माना हो चुका है ना, उतना ही खतरनाक भी हो चुका है। पहले का दौर तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये तुम्हारे मॉडर्न वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा ये है कि लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, उन्हें खुद को बचाकर रखना चाहिए। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारी परवरिश कैसे की है। शबीना भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की गई। आफरीन तुमसे लाख गुना बेहतर है। वो जानती है कि उसे कितने दायरे में रहना है। ये कहते हुए मरियम बेगम पलटी थी। राबिया, जो दरवाजे पर खड़ी कब से महक की तेज चलती हुई जबान देख रही थी, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो मरियम बेगम के पलटते ही वो भी पलट गई थी। वो वहां पर और रुकने के बजाय अपने घर की तरफ निकल गई थी। उन्हें फैजान से बात करनी थी कि फैजान को अपनी पसंद पर और नजर रखने की और उसको समझाने की जरूरत है। महक जैसी सोच रखने वाली लड़की उनकी नस्ल को क्या ही आगे बढ़ाती। बिल्कुल ठीक कहती है मेरी फ्रेंड, इन लोगों ने डिग्रियां तो हासिल कर ली, मगर जीना नहीं आया। ए ऊपर वाले, किस खानदान में मुझे पैदा कर दिया आपने? वो सिसकते हुए बेड पर गिरी थी।
उसको अपने आगे की जिंदगी बिल्कुल वीरान नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी फ्रेंड को कॉल की थी, मगर उसकी फ्रेंड ने कॉल काट दी थी। उसने 2-3 बार उसको कॉल की, मगर फिर उसका नंबर बंद हो गया था। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अफ़ान भाई। अब मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत हो गई है। गुस्से से कहती हुई वो एक बार फिर अपना तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। वो ऐसी नहीं है मम्मी, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, बस थोड़े आज़ाद ख्याल की है वो भी, बस घर वालों की सख्ती की वजह से है। और ये जो आफरीन और शबीना मामी ने आग लगाई है ना, सब समझता हूँ मैं। ये सब वो इसलिए कर रही हैं ताकि मैं महक को छोड़कर आफरीन से शादी कर लूँ। फैजान गुस्से से बोला था। आधे घंटे से उसकी माँ उसको बराबर में बैठी महक की बुराइयां गिनवा रही थी। मेरा कुछ नहीं जाएगा फैजान, पछताओगे तुम ही आगे को जाकर। जो हालात मैं महक के देखकर आ रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी उसके साथ ज्यादा दिन टिकेगी। राबिया बेगम परेशान होते हुए बोली थी। मम्मी, आप परेशान मत हो, मुझे उससे अच्छे से डील करना आता है। आपको उससे कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं उसे संभाल लूंगा और वो समझ भी जाएगी। फैजान ने उन्हें समझाते हुए कहा, तो वो भी समझकर कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही फैजान ने अपना सर थामा था। महक, बड़ी हो जाओ यार, अब तो अपनी बेवकूफ़ियाँ छोड़ दो। और ये आफरीन की बच्ची, उसने कब से ये हरकतें करनी शुरू कर दी हैं? आफरीन को सोचकर उसके माथे पर बल पड़े थे। उसने महक को कॉल की, मगर पहले ही कॉल पर कॉल काट दी गई थी। मगर फैजान भी लगातार कॉल करता रहा और फिर 5वीं कॉल पर महक ने कॉल उठा ली थी। कॉल उठाते ही फैजान के कानों में महक के रोने की आवाज़ आई थी। अगर तुमने भी मुझे शरीफ लड़कियों की तरह समझने की कोशिश करने के लिए कॉल की है, तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी थी, ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। मैं मरी नहीं जा रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए। महक ने अपना सारा गुस्सा फैजान पर निकाला था। फैजान उसकी बातों पर एकदम हंसा था। महक जो रोती हुई लेटी थी, वो उसके हंसने पर एकदम से उठ बैठी थी। तुम हंस रहे हो फैजान? महक ने गुस्से से पूछा था। तो क्या करूं, तुम्हारी इन बातों पर रोऊं? आज तो तुमने छोड़ने ही वाली बात कर दी है, पर अगर आगे से की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और मैंने तुम्हें समझाने के लिए कॉल नहीं की है, बल्कि इसलिए की है कि तुम किसी की भी बात को अपने दिल पर मत लेना। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, हाँ थोड़ी सी लापरवाह हो, पर कोई नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाओगी। रही बात आज़ादी की, जिसके लिए तुम लड़ रही हो, तो थोड़े दिन कैद रह लो प्लीज़ मेरे खातिर। घर वालों की बात मान लो, फिर जब तुम मेरे पास आ जाओगी ना, तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। जहाँ तुम कहोगी वहीं पर लेकर चलूंगा। अगर दोस्तों के पास जाने के लिए कहोगी तो वहाँ भी छोड़कर आऊंगा। आज से शादी तक जब जैसे घर वाले कह रहे हैं वैसे कर लो, और अगर ज़्यादा ही नाटक हो रहे हैं तो अपने दोस्तों से शादी तक मिलने को मना कर दो। अब वो तुम्हारे खातिर इतना तो कर ही सकती है ना। फैजान ने उसको नरमी से समझाया था। अगर तुम शादी के बाद बदल गए और तुमने भी मेरे साथ वैसे किया जैसे घर वाले करते हैं तो? महक ने रोते हुए पूछा था। ए ऊपर वाले, महक बेबी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं, ऐसे कह रही हैं जैसे मैं ये सब करूँगा और आप बर्दाश्त भी कर लेंगी। तो महक उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर सबको बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आफरीन और अफ़ान भाई को बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं जानते ये लोग मुझसे कैसी बातें करते हैं, जहर लगते हैं मुझे ये लोग। पहले आफरीन नहीं लगती थी, मगर अब बहुत ज़्यादा लगती है। वो तुम्हें पसंद करती है और अब उसकी पसंद के लिए मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकती ना। वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन से। महक की बात पर फैजान मुस्कुराने लगा। फैजान से बात करते ही महक रोना भूल गई थी। फैजान को भी खूब आता था उसको अपनी बातों में उलझाकर उससे अपनी बात मनवा लेना। वो बिना डांटे और बिना गुस्सा किए उसे अपनी बात मनवा चुका था। उसने एक भी बार महक से ये नहीं कहा था कि वो महक को शादी के बाद आज़ादी देगा, बल्कि उसने ये कहा था कि वो शादी के बाद महक को अपने साथ आज़ाद रखेगा। देखते ही देखते दिन गुजर रहे थे। शादी के दिन बहुत करीब आ गए थे। महक ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली थी। महक को कई दिनों सिर्फ एक ही परेशानी थी कि उसकी दोस्त ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। उसने महक का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। आज महक मायूं बैठ रही थी। घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। बारात में बस 4 दिन ही रह गए थे। पूरा घर फूलों से सजाया गया था। महक कल के पीले रंग के गोटे वाले सूट में तैयार खड़ी थी।
उसने फूलों से खुद को सजाया था। उसके वजूद से मेहंदी की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू महक रही थी। मेरी मेहंदी देखिए मम्मी, मेहंदी वाले ने मेरे हाथ पर फैजान का नाम भी लिखा है। ये कहते हुए महक ने अपनी हथेलियां मरियम बेगम के सामने की थीं। हथेलियों के बीच में ही बहुत खूबसूरती से फैजान का नाम लिखा गया था। सच में बहुत प्यारा लग रहा है, मरियम बेगम ने कहते हुए महक का माथा चूमा था। नीचे चलो, अब रस्म शुरू होने वाली है। हाँ बस अभी तैयार हुई मम्मी, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 3-4 अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करा लूँ, उसके बाद मैं नीचे आती हूँ। अगर मैंने नीचे फोटोज क्लिक करने की सोची भी तो शबीना ताई ने फिर आवारागर्दी करने के मेरे ऊपर टैग लगा देनी है। मरियम बेगम ने उसे घूरा और फिर बोली, ठीक है चलो, 5 मिनट में जितने फोटोज खींचते हैं खींच लो, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। ये कहकर मरियम बेगम मुस्कुराते हुए बाहर चली गई थी। अपनी अच्छी अच्छी फोटोज लेने के बाद जब मरियम बेगम ना आई तो वो खुद ही कमरे से बाहर निकल गई थी। वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी दूसरी तरफ से आते हुए अफ़ान से टकराई थी। उसकी मेहंदी की हथेलियां अफ़ान के सफ़ेद कुर्ते पर जमी थीं। वो अफ़ान को हैरत से देख रही थी, जबकि महक के हाथ वो अपने सीने पर रख अपना दिल धड़कते हुए महसूस कर रहा था। होश में लौटते ही महक ने फौरन हाथ पीछे किए थे, तब अफ़ान के कुर्ते पर मेहंदी के निशान आ गए थे। महक ने फौरन अपने हाथ देखे तो बाकी की मेहंदी तो ठीक थी, मगर हथेली पर लिखा फैजान का नाम मेहंदी खराब होने की वजह से बिगड़ चुका था। अफ़ान बड़ी मुश्किल से उससे नजरें चुराते हुए उसके बराबर में से निकलने लगा था जब महक की आवाज़ पर कदम रुके थे। सॉरी अफ़ान भाई, उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की थी। महक के कहने पर अफ़ान ने नीचे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। महक कुछ देर अफ़ान को देखती रही और फिर नीचे की तरफ चली गई। आफरीन, अगर तुम रेडी हो गई हो तो बाहर आओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तुमसे। अफ़ान ने आफरीन को आवाज़ दी थी। उसने आफरीन का कोई जवाब ना आने पर कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। फिर अफ़ान शबीना बेगम की कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी अंदर से आई हुई आवाज़ों ने उसे रोका था। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, मेरी जान निकल जाएगी। आज मेहंदी है और मैं फैजान के बिना कैसे रहूंगी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ मम्मी। आफरीन बुरी तरह से रो रही थी और बाहर अफ़ान पत्थर बना सब कुछ सुन रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकती आफरीन, मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली। अब तुम अगर इस तरह रहोगी तो मुझे तो दर्द होगा, और वो दुनिया का पहला और आखिरी लड़का नहीं है, तुम्हें उससे बेहतर और खूबसूरत लड़का मिल जाएगा। अपने दिमाग से फैजान का ख्याल भी निकाल दो। शबीना बेगम ने सर्द लहजे में कहा था। मम्मी, काश वो शादी के लिए मुझे चुन लेता। वो हमेशा महक से ज्यादा मुझे अहमियत देता था, मेरी बातों पर ध्यान देता था, घंटों मुझसे मैसेज पर बात करता था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं मोहब्बत में अकेले ऐसे आगे तो नहीं आई ना। उसने मुझे इतनी अहमियत दी कि मुझे लगने लगा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। प्लीज कुछ करिए ना मम्मी, प्लीज मम्मी। आफरीन ने शबीना बेगम के आगे हाथ जोड़े थे और अफ़ान ने सख्ती से अपनी आंखें बींच कर कदम पीछे ले लिए थे। वो लंबे लंबे कदम रखता हुआ वहां से बाहर निकल गया था। वो घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया था। बाहर जाते हुए उसे दादा ने देखा था और आवाज भी दी थी, मगर वो उनकी आवाज को नजरअंदाज करता हुआ तेजी से गाड़ी स्टार्ट कर गया था। उसके माथे की आईब्रो उचकी हुई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। दिल कर रहा था कि फैजान का गिरबान से पकड़कर अपनी बहन के कदमों में फेंक दे। किस मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं, अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता, और मेरा दिल भी तो कब कैसे। वो अपना सर पकड़ गया था। उसने सिगरेट निकालकर अपने होठों पर लगाई थी। इस वक्त एक वही चीज थी जो उसको सुकून दे सकती थी। सिगरेट के कश लेते हुए अफ़ान अपने अंदर के अंधेरे को बाहर निकाल रहा था। अपने कुर्ते पर लगे मेहंदी के धब्बे को उसने अपनी उंगली से छुए और फिर सर्द मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई थी। मेहंदी को 2 दिन गुजर चुके थे। आफरीन अपने कमरे में बंद थी। शबीना बेगम का सबसे मुंह बना हुआ था। दोपहर के खाने का वक्त था। दादाजी ने सबको खाने की टेबल पर बुलाया था। वैसे तो दोपहर का खाना सब लोग अपने अपने कमरे में खाते थे, मगर बस रात को साथ में बैठकर खाया करते थे। और आज दादाजी ने दोपहर में सबको यूं बुलाया था ताकि वो शबीना बेगम को राजी कर सकें। जो भी था थी तो वो उनकी बड़ी बहू ही। महक कहाँ है बहू, उसे भी यहाँ पर बुलाकर लाओ। दादाजी के कहने पर मरियम बेगम मुस्कुराते हुए खड़ी हुई थी।
रात को थक कर सब लोग ऐसे सोए थे कि किसी को सुबह नाश्ते का भी ख्याल नहीं रहा था। उन्होंने महक के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया था। जब उन्होंने हल्के से कमरे का दरवाजा खोला तो महक कमरे में नहीं थी। महक, उन्होंने प्यार से पुकारा, मगर कमरा तो पूरा खाली था। उन्होंने वॉशरूम में देखा, पर महक वॉशरूम में नहीं थी। फिर उनकी नज़र वॉशरूम में पड़े माइयों की सूट पर जमी थी। ये लड़की मुझे फिर जलील करवाएगी। कितना कहा था मैंने इस लड़की से कि माइयों का सूट नहीं उतरता है। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई महक के कमरे से निकलकर नीचे आई थी। उन्होंने काम वाली से और नौकर चाकर घर में जितने भी थे, महक को लॉन में और पीछे वाले लॉन में सब जगह देखने को कहा था। सब लोग तेजी से सर हिलाकर महक को देखने के लिए गए थे। थोड़ी ही देर बाद सब लोग हांफते हुए वापस आए थे। बेगम साहिबा, महक बेबी कहीं पर नहीं दिखाई दी। उनके कहने पर मरियम बेगम के पसीने छूटे थे। उन्होंने फौरन अपने चेहरे को छुआ। दिल तेजी से धड़कने लगा था। मरियम बेगम जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। उन्होंने अपना कमरा बंद किया और जल्दी से महक के नंबर पर कॉल लगाकर फोन अपने कान पर लगाया था। महक, ऊपर वाले के लिए मेरा फोन उठा लो। वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी, मगर महक का फोन बंद जा रहा था। उनके होश उड़ने लगे थे। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूंगी? ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? सब लोग थू थू करेंगे, और अगर शबीना भाभी को गलती से भी पता लग गया तो पूरे खानदान में पर्चे छप जाएंगे। मरियम बेगम परेशान होते हुए अपने कमरे में टहल रही थी कि जब भी काम वाली उनके कमरे में आई। बेगम साहिबा, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाना शुरू करना है। मरियम बेगम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उन्होंने अपने उड़े हुए होशो हवास ठीक करने की कोशिश की और फिर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। महक कहाँ है बहू? मरियम बेगम के कमरे में जाते ही दादाजी ने पूछा था। वो अब्बा जी, महक नहा रही है। मरियम बेगम ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी और फिर मरियम बेगम अपनी जगह पर आकर बैठ गईं। क्या बात मरियम, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? परेशान लग रही हो चेहरे से। शबीना बेगम ने उनके हाथ कांपते हुए देखे तो फौरन पूछा। शबीना बेगम के कहने पर सब लोग मरियम बेगम को ही देखने लगे थे। नहीं भाभी, पसीना तो नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। मरियम बेगम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर कांपते हाथों से चावल निकालने लगी थी। अब्बा जी और सलमान साहब की नजरें भी मरियम बेगम पर टिकी थी। खाना शुरू करे, मरियम बेगम ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। तो सब लोगों ने खाना शुरू किया। इसी बीच अब्बा जी शबीना बेगम से कोई ना कोई बात करते रहे थे, जबकि अफ़ान इन सब के बीच बहुत ही सुकून से खाना खा रहा था। सबका खाना हो गया। आप सब लोग मेरे साथ कमरे में आ जाओ। वहाँ पर पुरानी एल्बम देखेंगे और साथ में कुछ बातें करेंगे। बहुत टाइम हो गया साथ में बैठे हुए। वैसे भी 2 दिन बाद महक रुखसत हो जाएगी, अब्बा जी ने नम लहजे में कहा था। तो शबीना बेगम ने नफरत से सर झटका। मुझे तो एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है दादाजी, मेरी तरफ से सॉरी है, अफ़ान ने कहा था और फिर नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ था। तो दादाजी ने उसे जाते हुए रोका नहीं था। दादाजी के कहने पर आफरीन और शबीना बेगम आने से मना नहीं कर पाई थी। महक अब तक तो फ्री हो गई होगी। जाओ आफरीन, महक को बुलाकर लाओ नीचे। नहीं नहीं आफरीन, मैं बुलाकर लाती हूँ महक को, तुम बैठो। मरियम बेगम घबराकर उठ खड़ी हुई थी और फिर कमरे से बाहर निकल गई थी। मरियम बेगम के इस अंदाज ने सबको चौंका दिया था। जल्दी से घर वापस आ जाओ महक, वरना अगर तुमने आने में थोड़ी सी भी देर की तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे और जलील मत करो, परेशानी से कहते हुए वो महक के कमरे में ही चक्कर काटने लगी थी। उन्होंने फिर महक को कॉल की थी। महक का नंबर अभी भी बंद जा रहा था। मरियम बेगम का दिमाग अचानक चला था। उनको उसकी दोस्तों का ख्याल आया था। उनके पास ही महक की दोस्त इकरा और नमीरा का नंबर था। ये दोनों लड़कियां उनको सख्त नापसंद थीं, मगर उन्होंने ज़रूरत के लिए अपने पास नंबर रखा था। उन्होंने दोनों को फ़ोन किया तो इकरा ने कहा कि महक उसके साथ नहीं है और नमीरा ने भी यही कहा कि वो उसके साथ नहीं है, बल्कि उनकी तो 1 हफ्ते से बात भी नहीं हुई है। मरियम बेगम और ज़्यादा परेशान हुई। उनके दिल में ख्याल आया कि फैज़ान से पूछें, क्या पता फैज़ान के साथ गई हो, मगर अगर फैज़ान के साथ नहीं गई होगी तो और तमाशा बन जाएगा। अभी वो इसी परेशानी में ही थी कि तभी शबीना बेगम कमरे में आईं। क्या बात है, महक अभी तक नहीं नहाई है? शबीना बेगम ने कमरे में नज़र घुमाते हुए पूछा था। फिर उनकी नज़र वॉशरूम के खुले हुए दरवाजे पर
फिर उनकी नज़र वॉशरूम के खुले हुए दरवाजे पर गई थी। वो दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा और खोला तो सामने महक के माइयों के कपड़े लटके हुए थे। मरियम, महक कहाँ हैं? शबीना बेगम ने हैरत से पूछा था। पता नहीं भाभी, ये कहते ही मरियम बेगम की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जबकि शबीना बेगम का चेहरा भी तन गया था। क्या मतलब है मरियम, नहीं पता? उसके माइयों के कपड़े यहाँ पर लटके हुए हैं, वो तुम्हें बताकर नहीं गई है क्या? कहाँ जा रही है? शबीना बेगम ने मरियम बेगम के सामने आकर उनको झंझोड़ते हुए पूछा था। मरियम बेगम रोने लगी थी। शबीना बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और अगले ही पल वो महक के कमरे से निकल गई थी और मरियम बेगम वहीं महक के कमरे में बैठी अपना माथा पीट रही थी। महक, तुम ये सब क्या कर रही हो? मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हें जान से मार दूं। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोते हुए खुद से ही बातें कर रही थी कि इतने में नीचे सब लोग जमा हो गए थे। तो मरियम बेगम भी होश संभालते हुए नीचे की तरफ आई थी और उनके होश तो दोबारा तब उड़ गए थे जब उन्होंने नीचे फैजान और राबिया बेगम को भी देखा था। शबीना बेगम सबको इकट्ठा कर चुकी थी। मरियम, महक कहाँ हैं? दादाजी ने लाल आंखों से पूछा था। मुझे नहीं पता अब्बा जी। मरियम बेगम ने बेबसी से आंखें नीचे झुका ली थी। इसलिए कहती थी मैं अब्बा जी कि इतनी इजाजत मत दो। पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। उसकी हरकतें आप सब लोगों को पता थी, फिर भी आप लोगों ने उसको खुली आज़ादी दी। शबीना बेगम ने गुस्से से कहा था, जबकि सलमान साहब गुस्से से मुट्ठी बीचे बैठे थे, जबकि नसीम साहब की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तुम चुप हो जाओ शबीना। क्यों चुप हो जाऊं मैं? अभी भी मुझे ही चुप करवाएंगे? और वो महारानी सुबह से गायब है। आप लोगों ने ये सोचा है कि इस घर में मेरी भी बेटी है, और अगर महक की हरकतों के बारे में खानदान वालों को पता चला तो मेरी बेटी आफरीन का क्या होगा? कौन शादी करेगा आफरीन से? शबीना बेगम गुस्से से फट पड़ी थी और मरियम बेगम फूट फूट कर रो रही थी। फैजान जबड़े नीचे हुए खड़ा था। कहाँ जा रहे हो फैजान? राबिया बेगम ने परेशान होते हुए पूछा था। महक को देखने जा रहा हूँ, उसके दोस्तों के घर। फैजान ने भी जवाब दिया था। तुम्हें उसकी दोस्तों का घर पता है? जी पता है, मैं उसे 2 बार लेकर गया था। ये कहकर फैजान वहां से बाहर निकल गया था। देख लो राबिया, तुम्हारा बेटा भी बराबर का जिम्मेदार है। वो भी उसे बाहर घुमाता फिरता रहा। यही वजह है कि वो इतनी बदतमीज हो गई है। अब बस अब्बा जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। महक अब जो आ जाए तो उसे आज ही रुखसत कर दीजिएगा। अगर बारात वाले दिन भी ऐसे ही उठकर चली गई तो क्या करेंगे आप? शबीना बेगम जहर उगलने से बाज नहीं आ रही थी। बस कर दीजिए भाभी, ऊपर वाले के लिए बस कर दीजिए, चुप हो जाइए। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, आपकी बातें हमें और परेशान कर रही हैं। मरियम बेगम हाथ जोड़ते हुए बोली तो शबीना बेगम तंजियाई मुस्कुराई। तुम्हें पहले ही ध्यान रखना था ना, अपनी बेटी को काबू में रखना था। अभी तो सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, कल को तो पूरे खानदान वाले बोलेंगे। शबीना बेगम गुस्से से बोलती हुई आफरीन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी। मम्मी, महक कहाँ हैं? आफरीन ने परेशान होते हुए पूछा था। मुझे क्या पता कहाँ हैं, गुल खिला रही होगी कोई ना कोई आवारा लड़की। शबीना बेगम गुस्से से बोली थी तो आफरीन अपने दांतों में होंठ दबाती हुई कमरे में इधर उधर टहलने लगी थी। आफरीन ने फोन उठाकर महक के दोस्तों को मैसेज करना शुरू किया था। उसके पास में ही 2 दोस्तों का नंबर था, क्योंकि महक ने एक बार उसके फ़ोन से उनको कॉल की थी। क्या कर रही हो? शबीना बेगम ने गुस्से से पूछा था। महक के दोस्तों को मैसेज कर रही हूँ मम्मी, क्या पता महक वहाँ पर हो, आफरीन ने परेशान होते हुए कहा था, जबकि शबीना बेगम ने उसके हाथ से फ़ोन छीना था। खबरदार आफरीन, जो अगर तुम उसके मामले में पड़ी तो और उसके दोस्तों से अगर बात करने की कोशिश भी की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे, तुम्हारी जबान पर महक का नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर तुम उस लड़की का नाम लोगी तो उसकी संगत का असर तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। शबीना बेगम के कहने पर आफरीन होठ मीट गई थी और बेड के किनारे पर बैठ गई थी। न जाने क्यों आफरीन का दिल परेशान हुआ था। कल रात ही तो उसने रो रो कर दुआ की थी कि ऊपर वाले महक को उसको रास्ते से हटा दे। तुम परेशान मत हो राबिया, महक बच्ची है, आ जाएगी। नसीम साहब ने राबिया को समझाते हुए कहा तो उन्होंने घूरते हुए अपने भाई को देखा था। मेरी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ मैं, मगर मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अगर मुझे पहले पता होता कि लड़की इस कदर हाथ से निकल चुकी है तो मैं कभी भी इसका रिश्ता अपने फैजान के साथ नहीं करती और अपने फैजान को भी मना लेती।
राबिया बेगम गुस्से से बोल रही थीं। मरियम बेगम अफसोस से राबिया बेगम को देखते हुए अपने कमरे में चली गई थी। दोपहर से रात होने को आ गई थी, मगर महक अब तक घर वापस नहीं आई थी। फैजान सुबह से उसे ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा था। मरियम बेगम की जान हलक में अटकी हुई थी। सब लोग लॉन्च में ही जमा हुए थे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही सबकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही अफान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, अफान चेहरे पर थकान लिए घर में आया था तो सबको लॉन्च में जमा हुआ देखकर ठिठक कर रुक गया था। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अफान ने मुस्कुराते हुए पूछा था, मगर किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी परेशानी वाली थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उसने एक बार फिर पूछा था। महक चली गई है, ये कहते हुए दादाजी की आंखों से एक आंसू का कतरा गिर गया था। कहाँ चली गई है? अफान ने हैरत से पूछा था। हम सबकी इज्जत को खाक में मिलाकर पता नहीं कहाँ पर चली गई है। ये कहते हुए बूढ़े दादाजी की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। नसीम साहब ने और सलमान साहब ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस वालों ने एक दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कह दिया था। क्या मतलब? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मरा तो नहीं था? अफान परेशान होते हुए कहने लगा था। अफान ने अपने हाथ की फाइल्स टेबल पर रखी थी। उसे ढूंढो अफान, वरना मेरी बरसों बनाई गई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। दादाजी रोते हुए बोले तो अफान उनके कदमों में बैठ गया था। अफान के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट फैल रही थी। मिल जाएगी दादाजी, आप इतनी फिक्र मत करिए, वो अपनी किसी न किसी दोस्त के घर पर होगी। ये कहते ही अफान खड़ा हुआ था और तभी फैजान झुके हुए कंधों से घर के अंदर आया था। मरियम बेगम भागते हुए फैजान के पास आई थी। क्या हुआ फैजान, महक तुम्हारे साथ नहीं आई? कहाँ है महक? मरियम बेगम ने रोते हुए पूछा था। महक मुझे कहीं पर भी नहीं मिली मामी जान, और उसके किसी दोस्त से भी उसके एक हफ्ते से बात नहीं हुई है। फैजान ने थके हुए अंदाज में कहा था। कहाँ जा सकती है वो? पापा जी, आपने सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया? अफान ने पलटते हुए अपने पापा से पूछा था। हाँ, वो सुबह 11 बजे घर से निकली थी और चौकीदार के सामने घर से निकली थी। नसीम साहब ने कहा तो वो ड्राइवर तो साथ लेकर गई होगी ना? अफान ने फिर पूछा था। नहीं, कैब बुक करवा कर गई थी, और टैक्सी जिस एंगल से खड़ी हुई थी सीसीटीवी कैमरा में उसका नंबर भी नहीं आया, क्योंकि वहां का कैमरा शायद खराब हो गया है। अपने पापा की बात सुनकर अफान ने परेशानी से अपना माथा मसला था। ना जाने वो किसी मुसीबत में होगी, कहाँ पर होगी? प्लीज उसे ढूंढे। सुबह से रात हो गई है, मेरी जवान बच्ची घर से बाहर है। मरियम बेगम अपने हस्बैंड के सामने रोते हुए आई थी। इस बार तो शबीना बेगम भी परेशान हुई थी। सुबह से तो वो ये समझ रही थी कि वो अपनी खुशी में घर से बाहर घूम रही है, मगर अब बात सच में परेशानी की थी। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए पापा, बल्कि ऐसा करिए, रुकिए, पुलिस खुद यहाँ पर आएगी और रिपोर्ट भी दर्ज करेगी और अभी महक को ढूंढना भी शुरू करेगी। अफान ने कहते ही फोन अपने कान से लगाया था। पुलिस में अगर बात की जाएगी तो और बदनामी होगी। महक खुद अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली है, अगर वो खुद वापस आएगी तो ठीक रहेगा, वरना हमारी ऐसे बहुत बदनामी हो जाएगी। दादाजी ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा था कि तभी दादाजी के बाई बाजू की तरफ दर्द उठा था। खुद को संभालिए दादाजी, और पुलिस को रिपोर्ट लिखवानी भी बहुत जरूरी है, वरना हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। अफान ने फिर कहा था। अफान, तुम अपने आदमियों से भी पता लगवा सकते हो, तुम्हारी सोर्स पुलिस से भी ज्यादा तेज है, तुम तो बेबस नहीं हो, ढूंढो उसे। दादाजी ने उससे तड़प कर कहा था। तो अफान ने अपने होठ मींच लिए थे। फिर हाँ में सर हिलाते हुए मैनेजर को कॉल करने लगा था। वो वापस आई तो जिंदा नहीं रहेगी, मैं खुद उसे अपने हाथों से दफन करूंगा। दादाजी रोते हुए फैसला करते हुए अंदाज में वहां से खड़े हुए थे। बाहर पूछने से अच्छा है आप लोग एक बार शबीना मामी से पूछ लें कि महक कहाँ पर है। दादाजी जो उठकर जाने लगे थे, फैजान की आवाज पर रुके थे। सब लोग सारी बातें भूलकर फैजान को देखने लगे थे। शबीना बेगम के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। तुम्हारी इस बेहुदा बात का क्या मतलब है फैजान? अफान उसकी बात पर गुस्से से चिड़चिड़ाया था। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है अफान भाई, आप मामी से पूछें और उनकी बेटी से कि महक कहाँ है। ये दोनों ही खिलाफ थी शादी के, बस किसी तरह से महक को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि आफरीन को मेरे गले बांध सकें। आप शायद जानते नहीं हैं ये बात नाना जी, आफरीन मुझे
वो पूरी तरह से बोल नहीं पाया था कि तभी राबिया बेगम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फैजान, तुम एक लड़की के लिए पूरे खानदान पर सवाल उठाओगे। राबिया बेगम गुस्से से ठहरी थी। इसे यहाँ से लेकर जाइए, वरना ऐसा ना हो कि मैं अभी इसे यहीं दफना दूं। अफान गुस्से से कपकपाई हुई आवाज में बोला था तो फैजान अपनी आंखों में खून भरे देखने लगा। चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहनी है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं महक को ढूंढ निकालूंगा कहीं से भी, और मेरी शादी सिर्फ महक से ही होगी। सुना आप लोगों ने, जिसको जितनी साजिश करनी है कर ले। फैजान ने गुस्से से कहते हुए दरवाजे पर लात मारी थी और गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया था। राबिया बेगम भी रोते हुए उसके पीछे भागी थी। सुना अपने अब्बा जी क्या कहकर गया है फैजान? मुझ पर इल्जाम लगाकर गया है कि मैंने भगाया है महक को। और मैं क्यों भगाऊंगी महक को? और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम बीच में घसीटने की? शबीना बेगम रोते हुए चिल्लाई थी। आफरीन अपना चेहरा छुपाते हुए रोते हुए अपने कमरे में भाग गई थी। अभी सिर्फ महक को ढूंढने पर ध्यान दो। कौन क्या कह रहा है, इसे छोड़ दो। शबीना बेगम की बात को नजरअंदाज करते हुए दादाजी ने अफान की तरफ देखा था। आप फिक्र मत करिए दादाजी, मैं ढूंढता हूँ महक को। दादाजी को यकीन दिलाते हुए अफान वहां से निकल गया था। कहाँ हो सकती है महक, और महक को गायब करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? महक कब मिलेगी? महक की शादी अफान से होगी या फैजान से होगी? कैसा लगा आप लोगों को आज का पार्ट? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।